हेलो मेरे 12th क्लास के सभी प्यारे प्यारे स्टूडेंट, सभी प्यारे प्यारे चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत ही अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज मैं अविनाश कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने प्यारे से चैनल अविनाश इंटर जोन में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास के गद्य खंड के हिंदी के चैप्टर 7, जिसका नाम है ओ सदा नीरा पाठ। ठीक है, ओ सदा नीरा पाठ हम लोग उसका जितना भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनता है सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पार्ट से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप सभी का टाइम बहुत ही कीमती है। तो चलिए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है। ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी को याद होगा जगदीश चंद्र माथुर जो है यही इस पाठ के क्या है जी, लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। देखिए 2020 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और ध्यान दीजिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके साथ साथ जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं और शॉर्ट्स क्वेश्चन बनते हैं वो भी देखेंगे। ठीक है, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 2 और 3 नंबर के पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग मेन क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। और उसके साथ साथ जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं जो 5 नंबर के पूछे जाते हैं, वो भी हम लोग करने वाले हैं। तो बिल्कुल एकदम लास्ट तक देखिएगा, ऐसा ना हो कि कहीं आप सबसे ये छूट जाए, कोई क्वेश्चन छूट जाए, फिर एग्जाम में आप अफसोस कीजिएगा। इसलिए पूरा देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास आए और एकदम टॉपर्स आप बने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो आप सभी को याद होगा कि 16 जुलाई 1917 ईस्वी को जगदीश चंद्र माथुर का क्या हुआ था जी, जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को। ठीक है, चलिए आगे देखिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कालिदास पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया था। तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर को। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर को दिया गया था, क्योंकि इस पाठ के लेखक कौन है, ओ सदा नीरा पाठ के लेखक कौन है, जगदीश चंद्र माथुर है। इनको कालिदास सम्मान दिया गया था। देखिए 25 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए चौथा, गोरखपुर जिले में गंडक नदी को क्या कहा जाता है। गोरखपुर जो जिला है उसमें गंडक नदी को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा नारायणी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नारायणी नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के सहायक कौन है। तो याद रखिएगा हरवंश सहाय। जो हरवंश सहाय जी थे वे उनके सहायक थे, उनके साथ साथ थे। कब, चंपारण आंदोलन में। ये कब हुआ था, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में। ठीक है, अप्रैल 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, जो महात्मा गांधी ने किया था। 6 नंबर क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर ने किस विश्वविद्यालय से एमए उत्तीर्ण किया, यानी कि एमए उन्होंने मास्टर इन आर्ट किस विश्वविद्यालय से किया था। याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कौन से विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का सातवां, जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क का प्रकाशन, ये उनके एक रचना है कोणार्क। इसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था। तो हमेशा याद रखिएगा 1951 में इसका प्रकाशन हुआ था, यानी कि 1951 में कोणार्क जो है उसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी। यानी कि भितिहरवा में जब 1917 में महात्मा गांधी आए थे, तो उस समय वहां के कुछ जमींदार थे जो उस पर कब्जा किए हुए थे, तो उनकी तूती बोलती थी। यानी कि वही लोग उस पर कब्जा करके बैठे हुए थे। किनकी, तो एमन साहब की। उस समय एमन साहब की तूती बोलती थी। कहने का मतलब है कि एमन साहब का वहां पे राज चलता था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है 9 नंबर की, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था। दुर्ग मतलब होता है किला, यानी कि हरि सिंह देव जो कि इस पाठ में बताया गया है। ठीक है, तो वो एक राजा थे। ठीक है, उनका जो महल था वो कहाँ छुपा हुआ था। तो याद रखिएगा वन की गहराई में छुपा हुआ था। इसी समय एक मुसलमान आक्रमणकारी आया था गयासुद्दीन तुगलक, जो उन पर आक्रमण करना चाहता था और वो मिल नहीं रहे थे, क्योंकि वन की गहराई में अपना जो है दुर्ग छुपा दिए थे। तो फिर वो उस सारे पेड़ों को वो काट दिया था। ठीक है, चलिए 10वां है, गयासुद्दीन तुगलक। देखिए डॉट 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 आक्रमणकारी था। कैसा आक्रमणकारी था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। तो याद रखिएगा मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, कैसा था, मुस्लिम था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर है, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार 1962 की बाढ़ जो थी उस
दृश्य को जिन्होंने देखा है रामचरितमानस में, किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी? अगर आपने 1962 में देखा तो बहुत बड़ी बाढ़ आई थी चंपारण में, ठीक है। तो उस समय की जो बाढ़ थी उसकी तुलना की जाती है रामचरितमानस के एक अच्छे कैरेक्टर से, ठीक है। एक ऐसा कैरेक्टर जिसका क्रोध जो था, जिसका जो क्रोध था, उसका नदी, उसका क्रोध रूपी बाढ़ भी उतना ही विकट था जितना 1962 की बाढ़ था। तो किससे तुलना किया गया है? तो कैकेयी से तुलना किया गया है। जब कैकेयी गुस्सा क्रोध में रहती है तो राम जी को वनवास भेज देती है, तो इसका ऐसा क्रोध होता है जैसे कि 1962 की बाढ़ है, ठीक है। चलिए 11 नंबर है, आपस में धांगड़ किस भाषा में बात किया करते थे? तो याद रखेगा मिश्रित ओरांव भाषा में वो बात किया करते थे। उरांव भी दे सकता है, ओरांव भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह किस पाठ से लिया गया है? ठीक है, तो ये जितना भी लिया गया है ये उसी पाठ से, ओ सदा नीरा पाठ से लिया गया, ठीक है। याद रखिएगा ओ सदा नीरा पाठ से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन सी है? इनमें से कौन सी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित पाठ है? देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा ओ सदा नीरा पाठ, ठीक है, जो कि हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गंडक नदी का जल तो सदियों से चिंतन कर रहा है, यह पंक्ति किसने लिखी है? तो ये पंक्ति है ओ सदा नीरा पाठ की और उसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। तो ये पंक्ति किसने लिखी है? जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है, ठीक है, आपकी किताब का लाइन है। 15 नंबर है, गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में, यानी कौन सी पाठ में गंडक नदी के बारे में बताया गया है? तो ओ सदा नीरा पाठ में बताया गया। कौन से पाठ में? ओ सदा नीरा पाठ में बताया गया, ठीक है। 16 नंबर देखिए कि धांगड़ों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो आप सभी को याद होगा कि धांगड़ का मतलब क्या होता है? भाड़े का मजदूर, ठीक है। छोटा नागपुर से अंग्रेजों ने इन्हें उठा कर लाया था, किसके लिए? तो नील की खेती करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? नील की खेती करने के लिए, ठीक है, 18वीं शताब्दी के अंत में। 17 नंबर है, चौर किसके, चौर जो है कैसे ताल है? दो ताल के बारे में इस पाठ में बताते हैं, चौर और मन। तो वो कैसे ताल है चौर? तो चौर उथले ताल है, यानी कि उठे हुए ताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा नीरा निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? जो मन है, मन जो है वो कैसे ताल है? चौर उथले ताल है, तो मन कैसे ताल है? तो गहरे और विशाल ताल है। कैसे हैं? गहरे और विशाल ताल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है, गहरे और विशाल, ठीक है। 19 नंबर देखिए, ओ सदनेरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया? ये जो निबंध है, ये एक निबंध है पाठ, ये कहां से लिया गया है? तो याद रखिएगा बोलते क्षण, जो कि उन्हीं की रचना है, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर की रचना है बोलते क्षण, इसी से ये पाठ लिया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है आप सभी का 20वां, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? गंडक नदी का जल जो है सदियों से क्या कर रहा है जी? तो चिंतन कर रहा है। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि गंडक नदी का जल जो है वो कैसा है? तो हमेशा याद रखिएगा वो एकदम चंचल होता है, ठीक है। गंडक नदी का जल कैसा होता है जी? हमेशा चंचल होता है। ये भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा है प्रश्न, ठीक है। और कैसा रहता है? वो चिंतन करता रहता है और चंचल रहता है, ठीक है। तो शांत कौन रहता है? तो सरैया मन ताल जो होता है, सरैया मन ताल, उसका जल कैसा होता है? वो बड़ा ही स्वच्छ होता है, और ये जो जल होता है बड़ा ही शांत रहता है, ठीक है। ये जल जो है एकदम शांत रहता है। ये जो सरैया ताल है बड़ा ही शांत रहता है, और इसका जल कैसा है? स्वच्छ, क्योंकि जामुन के वृक्ष उसके आसपास लगे हुए हैं, तो उसके वृक्ष की जो जड़ें हैं वो एकदम अंदर जाती हैं, फल भी नीचे गिरता रहता है, तो उससे जो पोषक तत्व बनता है वो नदी एकदम स्वच्छ है, ठीक है। उसके अगर बीच में आप जाते हैं तो वो पानी आप पी सकते हैं, आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है, ठीक है। ये सब पाठ में बताया गया है। 22 नंबर है, वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव, यह पंक्ति किसने लिखी है? किस पाठ के भी पूछ रहा था, फिर पूछ रहा है किसने लिखी है। देखिए एग्जाम में कई बार पूछा है, तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने, क्योंकि ये किस पाठ का है? वो सदा नीरा पाठ का है। लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, रामपुरवा कहाँ है? तो याद रखिएगा भितिहरवा के पास, एक भितिहरवा गांव है, उसके पास में ही रामपुरवा गांव है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी थी? जब गांधी जी चंपारण में आए थे आंदोलन के लिए, तो एक मठ के महंत ने उनको जगह दी थी, किस पेड़ के नीचे? तो महुए के पेड़ के नीचे। याद रखिएगा, उल्टा भी पूछ सकता है कि गांधी जी को मठ के महंत ने किस पेड़ के नीचे जगह दी थी? तो याद रखिएगा महुए के पेड़ के नीचे, ठीक है, याद रखिएगा। एमन साहब ने नहीं जगह दी थी, ठीक है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? तो एमन साहब के कर्मचारी, जो उस समय बहुत ही बदमाश थे, तो उन्हीं लोगों के कर्मचारियों ने, एमन साहब के कर्मचारियों ने उनका
जो झोपड़ी है जला दिया था, तो इसीलिए महुए के पेड़ के नीचे वो रह रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुजन संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक जो है ये किसने लिखी है? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने लिखी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो आप सभी को पता है ओ सदनीरा पाठ, ये जो पाठ है यही किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की है। ठीक है, एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज कीजिए, एकदम दिमाग में डाल दीजिए। ठीक है, 28वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ओ सदनेरा किस विधा के अंतर्गत आता है? अभी मैंने बताया था कि ये क्या है, ये एक निबंध है। क्या है जी? निबंध है। तो जब भी विधा पूछे तो बताइएगा निबंध। ठीक है, क्या है ये? निबंध है, कई बार एग्जाम में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि सिंह देव भाग कर कहाँ चले गए? जब सारा पेट काट दिया गया, गयासुद्दीन तुगलक चला गया, तो कहाँ भाग गए हरि सिंह देव? तो याद रखिएगा नेपाल भाग गए थे। वो कहाँ भाग गए थे? नेपाल भाग गए थे उससे बचने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है ओ सदानीरा बिहार के किस क्षेत्र की संस्कृति पर लिखा गया है? यानी कि किस क्षेत्र की संस्कृति के बारे में ये पाठ लिखा गया है? तो चंपारण क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखिएगा जंगलों की कटाई। वहां पे जंगलों की बहुत कटाई हो रही थी, गयासुद्दीन तुगलक ने काटना शुरू किया, उससे लगाई अब तक ले जंगलों की कटाई हो रही है, इसीलिए वहां पे बाढ़ बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि नदियों का पानी जो होता है पेड़ों की जड़ें रोक नहीं पाती, पेड़ कट गए तो कहां से रोक पाएगी, इसीलिए। 32 नंबर है कि ओ सदानीरा के अनुसार गांधी जी ने आदर्श विद्यालय कहाँ स्थापित किए? आदर्श विद्यालय या आप बोल सकते हैं कि आश्रम विद्यालय कहाँ पर वे स्थापित किए थे? तो याद रखिएगा 3 गो गांव था, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा। ठीक है, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा, इसी इसी गांव में उन्होंने आश्रम विद्यालय यानी कि आदर्श विद्यालय बनवाए थे। ठीक है, माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? किस राज्य के? याद रखिएगा मध्य प्रदेश के। ठीक है, माथुर जी मध्य प्रदेश के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे। ठीक है, अगला है गांधी जी चंपारण में कब आए थे? तो याद रखिएगा अप्रैल 1917 में आए थे। ठीक है, अप्रैल के महीना में 1917 में वो आए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जगदीश चंद्र माथुर की कृति शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ये जो शारदिया उन्होंने कृति अपना लिखा है उसका प्रकाशन किस वर्ष हुआ? तो 1959 में। आप देखेंगे जो भी रचनाएं होती है उसके बगल में से पोस्ट में लिखा होता है। ठीक है, तो वही होता है उनका प्रकाशन। ठीक है, प्रकाशन वर्ष तो यही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया था? तो याद रखिएगा जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। किसने किया था? जगदीश चंद्र माथुर ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज ठेकेदारों ने किस चीज की खेती का विस्तार किया? कौन खेती ज्यादा वो करवाते थे? तो नील की खेती, क्योंकि उसमें बहुत उस समय फायदा था, नील से रंग बनाए जाते थे इसीलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है राजा हरि सिंह देव को गयासुद्दीन तुगलक का सामना कब करना पड़ा? वो दोनों कब लड़ाई किए थे? तो 1325 ईस्वी में। ठीक है, 1325 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धांगड़ों को नील की खेती के सिलसिले में कब लाया गया था बच्चे? याद रखिएगा 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था। ठीक है, और ये सब अंग्रेज लेकर आए थे। धांगड़ों का मतलब क्या होता है? तो होता है मजदूर। ठीक है, छोटा नागपुर से लाए गए थे वो। ठीक है, याद रखिएगा छोटा नागपुर से। अब यहाँ से हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म होता है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, इसके बाद सब्जेक्टिव तुरंत स्टार्ट होगा। ठीक है, 40वां है तिनकठिया प्रथा का संबंध किस चीज से है? तो याद रखिएगा नील से है। नील में तिनकठिया व्यवस्था का मतलब किया जाता था। ठीक है, कि आपके पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो 20 कट्ठा जमीन में आपको 3 कट्ठा क्या करना पड़ेगा? नील की खेती करनी पड़ेगी, नील की खेती। और ऐसे अंग्रेज लोग जबरदस्ती करवाते थे। ठीक है, जितने भी अंग्रेज लोग थे जबरदस्ती ये काम करवाते थे, तो उसी को तीन कठिया व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है, अब हम लोग ऑब्जेक्टिव एकदम खत्म कर चुके हैं। अब हम लोग आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न में, जो 2 और 3 नंबर में बहुत जरे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसको भी देख लेते हैं। मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में जल्दी से चला जाए और आप फटाक से जाके एग्जाम में उसको बढ़िया से लिख दे। ठीक है, अगर आप इसको लिखना चाहें तो रोक रोक के लिख भी सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है चंपारण में शिक्षा की व्यवस्था के लिए गांधी जी ने क्या कहा? बताइए क्या किया गांधी जी ने व्यवस्था करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किया? उन्होंने बहुत सारे स्कूल बनवाए थे। ठीक है, तो देखिए 2012 में, 17 में, 20 में, 23 में कई बार एग्जाम में 4 बार पूछ चुका है। ठीक है, और भी पूछा होगा। गांधी जी का मानना था कि केवल किसानों की आर्थिक समस्याओं का समाधान कर देने से समाज का विकास नहीं होगा। ठीक है, केवल आर्थिक समस्या का समाधान कर दे तो समाज का विकास नहीं होगा। इसके लिए ग्रामीण बच्चों की शिक्षा का आवश्यक है। ठीक है, शिक्षा आवश्यक है गांव के बच्चों की। इसलिए उन्होंने चंपारण के बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा, ठीक है, बड़हरवा, मधुबन और भितिहरवा गांव में आश्रम विद्यालय स्थापित किए। ठीक है,
इन विद्यालयों में योग्य और समर्पित शिक्षकों के स्वयं सेवकों की नियुक्ति की गई। गांधी जी स्वयं भी इन विद्यालयों की व्यवस्था पर ध्यान देते थे। उनका उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार, स्वावलंबन और चरित्र का विकास करना था। ठीक है, उन्होंने आश्रम विद्यालय बनवाए। कौन कौन गांव में? तो बड़हरवा, मधुबन और भितीहरवा में। वो बोलते थे कि केवल अब अंग्रेजों के कर से अगर गांव वाले को मुक्त करेंगे तो उससे नहीं होगा, आपको शिक्षा का भी विस्तार करना पड़ेगा। तो उन्होंने ये सब कदम उठाए और हर स्कूल के लिए अच्छे अच्छे शिक्षक भी लाए। ठीक है, और कभी कभी खुद भी जाते थे। ये हो गया। ठीक है, आप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? ठीक है, शिक्षा संबंधित उनके आदर्श क्या क्या थे, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर समझिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य केवल पढ़ना लिखना या सिखाना नहीं होता है। ठीक है, केवल पढ़ना लिखना और सीखना नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब, इसका मतलब होता है कि सभी सभी ज्ञानेंद्रियों का विकास होना चाहिए, हर तरह से उसका विकास होना चाहिए। शरीर का विकास, मन का विकास, बुद्धि का विकास, ठीक है, सोचने की शक्ति का विकास, ये सब चीज का विकास होना चाहिए, वो शिक्षा होता है। वे शिक्षा को चरित्र निर्माण, नैतिक विकास और मानसिक उन्नति तथा संस्कारों का माध्यम मानते थे। वे कहते थे शिक्षा ऐसे प्राप्त करो कि तुम्हारा चरित्र बहुत अच्छा हो, ठीक है, तुम्हारा नैतिक विकास हो, किसी से तुम गलत बात ना कहो, एकदम मीठा बोलो सबके साथ, मानसिक उन्नति हो, यानी कि ये सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हो, है ना, और संस्कारों का आपका विकास हो। ठीक है, आप संस्कार में हो, ये शिक्षा का असली मतलब जानते थे। उनका विश्वास था कि बच्चों को अच्छे व्यक्तियों के संपर्क में रखकर शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे, मतलब जो व्यक्ति अच्छे हैं, उनके संपर्क में रह के शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए बच्चों को, क्योंकि अच्छा टीचर रहेगा तो अच्छा सिखाएगा तो बच्चे भी अच्छे सीखेंगे। ठीक है, वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो जीवनोपयोगी हो, स्वावलंबन सिखाए तथा व्यक्ति को अपने ज्ञान का उपयोग समाज और अपने व्यवसाय के विकास में करने की प्रेरणा दे। ठीक है, ऐसे ऐसे वो शिक्षा लें कि उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। आज साइन थीटा कॉस थीटा का हमको समझ में नहीं आता है, हमारे लाइफ में क्या यूज है, ऐसे कहो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, है ना। और होता ही है, पत्र लेखन क्यों हम करें जब पत्र आजकल लिखना ही नहीं है, सब व्हाट्सएप और इंस्टा पे हो जा रहा है ना। तो आजकल बच्चे ये फ्रस्ट्रेशन में होते हैं। गांधी जी पहले ही बोलते थे कि ऐसा पढ़ाई रखो कि जीवनोपयोगी हो, पढ़ाई ऐसा कराओ। नालंदा में ऐसा पढ़ाई होता था कि आपको ऐसा ऐसा होगा कि आप कुछ काम करना सीखेंगे, शिल्पकारी सीखेंगे, अलग अलग क्या बोलते हैं, आर्ट सीखेंगे, कलाएं सीखेंगे, तो आपकी लाइफ में यूज होगा। ठीक है, तो ऐसा शिक्षा वो चाहते थे, ऐसा उनका शिक्षा संबंधी आदर्श था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, अंग्रेज नीलहे किसानों पर क्या अत्याचार करते थे? कौन सा अत्याचार वो लोग करते थे किसानों पर? अंग्रेज नीलहे जो थे, जो नीलों की खेती करवाते थे। देखिए, अंग्रेज नीलहे किसानों पर अनेक प्रकार से अत्याचार करते थे। वे किसानों को तीन कठिया प्रथा के अंतर्गत जबरन नील की खेती करवाते थे। ठीक है, जबरदस्ती वो लोग नील की खेती करवाते थे, तीन कठिया व्यवस्था लगा के। ठीक है, विवश करते थे। इससे खेतों की उर्वरता शक्ति जो है नष्ट हो जाती थी। उर्वरता शक्ति यानी कि उसमें फिर दोबारा कोई फसल नहीं उगता था। ठीक है, किसानों को आर्थिक हानि होती थी, किसानों को बहुत हानि होती थी। यदि किसान नील की खेती से मुक्त होना चाहते थे तो उनसे भारी धनराशि वसूली जाती थी। अगर वो चाहते कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, कुछ पैसे ले लो, तो लोग बहुत सारे पैसे लेते थे। ठीक है, बहुत सारे पैसे। अंग्रेज किसानों के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे और उन पर तरह तरह के प्रतिबंध भी लगाते थे। ठीक, बहुत बेकार बेकार व्यवहार करेंगे, अपमानजनक, मारेंगे पीटेंगे, और बहुत प्रतिबंध लगाते थे, ये नहीं करो वो नहीं करो। इस कारण किसान अत्यंत दुखी और शोषित जीवन जीने का विवश हो गया था। ठीक है, किसान बहुत ही दुखी था और उस पर शोषण हो रहा था, ना उसको अपने मन से कुछ कार्य करने दे रहे थे, ना उसको अपना खेती करने दे रहे थे, इसी कारण से। ठीक है, तो ये हो गया, कई बार एग्जाम में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख लेखक ने किया है? ठीक है, चंपारण आंदोलन में कौन कौन सी सीखें उन्होंने सीख ली कि मतलब गांधी जी ने बताई थी, उसके बारे में बताना है, उसकी क्या उपयोगिता है, यानी कि उसका क्या यूज है, ये भी बताना है। कई बार एग्जाम में पूछा है, पूछ सकता है। ठीक है, लेखक ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन की दो प्रमुख सीखों का उल्लेख किया है, दो, निर्भीकता और सत्य, सत्य का आचरण। ठीक है, दो ऐसे सीख सीखे हैं उन्होंने गांधी जी के आंदोलन से, निर्भीकता और सत्य का आचरण। देखिए क्या होता है, गांधी जी का मानना था कि सत्य का पालन वही व्यक्ति कर सकता है जो निर्भीक हो, यानी कि निडर हो, वो डरता ना हो किसी से। ठीक है, निर्भीकता मनुष्य को अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की शक्ति देता है। ठीक है, किसी से डरना नहीं है, अगर आप सही है तो किसी से डरना नहीं चाहिए, वही निर्भीकता है। ठीक है,
सत्य का आचरण समाज में विश्वास, न्याय और मानवता को बनाए रखता है। और जो सत्य का आचरण होता है, जो सत्य बोलता है, तो उस पर लोग विश्वास करते हैं, उसका न्याय को मानते हैं, उसकी मानवता को वो मानते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण का जब महाभारत आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें एक व्यक्ति थे जो कभी झूठ नहीं बोलते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, उनका नाम था युधिष्ठिर। ठीक है, तो उसमें लोग न्याय के लिए भी उन्हीं के पास जाते थे। आज के समय में भी ये दोनों शिक्षाएं अत्यंत उपयोगी हैं, क्योंकि इनके द्वारा समाज में ईमानदारी, नैतिकता और सद्भाव की स्थापना होती है। ठीक है, ये दोनों भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि इनके द्वारा क्या होता है, ईमानदारी निकलती है, लोग नैतिकता की ओर जाते हैं और सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, सद्भाव करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा है, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के क्या कारण है? बाढ़ आने के क्या कारण है चंपारण के? तो आप लोगों को पता है, जंगलों की बहुत कटाई होती थी। इसका आंसर देख लेते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है जंगलों की अंधाधुंध कटाई होना। ठीक है, पेड़ वर्षा के जल को अपनी जड़ों में रोकते हैं तथा मिट्टी के कटाव को भी कम करते हैं। ठीक है, पेड़ क्या करते हैं, वर्षा के जल को अपने जड़ों द्वारा रोक लेते हैं और मिट्टी का जो अपरदन होता है, जो कटाव होता है, उसको भी रोकते हैं। ठीक है, जब बड़ी संख्या में पेड़ों को काट दिया जाता है, तो वर्षा का पानी सीधे नदियों में पहुंच जाता है। ठीक है, और उनका जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है। जब पेड़ काट देंगे, ठीक है, तो वर्षा जब होगा तो वो पेड़ के जड़ जो तो है नहीं कि वो मट्टी को बंद कर रखे, ठीक है, चाहे पानी को बंद कर रखे, ऐसा तो है नहीं। तो उससे क्या हो जाता है कि बाढ़ आ जाता है। ठीक है, बाढ़ आने लगता है। परिणाम स्वरूप नदियां उफान पर आ जाती हैं और भयंकर बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जल स्तर तेजी से ऊपर बढ़ता है, उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे बाढ़ आ जाता है। ठीक है, उफान आ जाता है एकदम। इसलिए पर्यावरण की रक्षा और बाढ़ की समस्या को कम करने के लिए वृक्षों का संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। अगर अगर आप पर्यावरण की रक्षा करना चाहते हैं, तो वृक्ष को संरक्षित करना, यानी कि उसका रक्षा करना आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर है, गंगा पर पुल बनाने में अंग्रेजों ने दिलचस्पी क्यों नहीं ली? कई बार एग्जाम में पूछा है, देखते हैं। तो अंग्रेजों को यह भय था कि यदि गंगा पर पुल बन जाएगा, तो दक्षिण बिहार के क्रांतिकारी विचार अन्य क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जाएंगे। यानी कि एक ऐसा पुल बनने वाला था कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को वो एक साथ मिला देगा। तो दक्षिण भारत में पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, दक्षिण बिहार में बोले, भारत में बोले, मतलब पहले ही आंदोलन शुरू हो गया था, और उत्तर बिहार में इधर आंदोलन नहीं हो रहा था। ठीक है, इधर आंदोलन नहीं हो रहा था। ठीक, तो सोचे कि पुल बन जाएगा तो वो लोग भी यहाँ पे आने लगेंगे, तो वो लोग का विचार जो है इधर आ जाएगा, इसीलिए वो नहीं बनाना चाहते थे। ठीक है, इससे लोगों में स्वतंत्रता की भावना आएगी और विद्रोह का प्रसार होगा, जो अंग्रेजी शासन के लिए खतरा बन सकता था। इसलिए उन्होंने जानबूझकर गंगा पर पुल बनाने में रुचि नहीं दिखाई, ताकि लोगों के बीच संपर्क और विचारों का आदान प्रदान सीमित रहे तथा वे अपने शासन को सुरक्षित रख सके। ठीक है, शासन करते रहे और लोग आजाद होने के बारे में ना सोचे। ठीक है, तो ये आपके 6 सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न थे, जो कि एग्जाम में बहुत चांसेस है कि पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, जो कि बहुत चांसेस है आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, गांधी जी के शिक्षा संबंधी आदर्श क्या थे? ठीक है, पूरा बढ़िया से एकदम बताना है। चलिए देखते हैं। महात्मा गांधी शिक्षा को केवल पढ़ना लिखना या अक्षर ज्ञान प्राप्त करना नहीं मानते थे। उनके अनुसार शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, नैतिक तथा चारित्रिक विकास को सुनिश्चित करना है। ठीक है, वे सोचते थे कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, नैतिक रूप से और चारित्रिक रूप से वो अच्छा बने। ठीक है, एकदम बढ़िया बने। ठीक है, वो ऐसी शिक्षा होती है। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो मनुष्य को संस्कारी, स्वावलंबी और समाजोपयोगी बनाए। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि यदि शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन बन जाए, तो उसका वास्तविक उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। और आज के जमाने में क्या हो रहा है, सभी लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए, है ना, जो कि नहीं चाहिए। गांधी जी चाहते थे कि जब बच्चों को ऐसे वातावरण में शिक्षा मिले जहां वे अच्छे संस्कार, अनुशासन, सत्य और अहिंसा और परिश्रमी जैसे गुणों के व्यवहार के बारे में सीख सके। ठीक है, ऐसा सिखाना था। वे मानते थे कि शिक्षा का संबंध जीवन से होना चाहिए, इसलिए उन्होंने व्यावसायिक एवं औद्योगिक शिक्षा पर भी बल दिया था। ठीक है, व्यावसायिक शिक्षा और औद्योगिक शिक्षा, यानी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आप कोई काम, आपको नौकरी ना मिले तो अपने से आप काम कर सके। लेकिन आज के लोग, केवल बिहार के लोग तो और ऐसे ही है, नौकरी है तब लड़का सफल है, नहीं तो नहीं है, ऐसा लोग सोचते हैं, जो कि बहुत गलत है। जिससे विद्यार्थी अपने ज्ञान का उपयोग अपने जीवन, समाज और व्यवसाय के विकास में कर सके, ये वो चाहते थे। ठीक है, महात्मा गांधी ये नहीं चाहते थे कि आप केवल ऐसे ही नौकरी के लिए पढ़ाई करें ना, आप पढ़ाई ऐसे करें
समाज का विकास हो, आपका विकास हो, सभी का विकास हो। ठीक, उनके अनुसार केवल पुस्तकीय ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना भी होना चाहिए। बहुत बड़ी बात है। शिक्षा का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना, और यहाँ पे लोग आत्महत्या करते हैं, किस लिए? क्योंकि नौकरी नहीं मिला। घोर घोर एकदम गधा है लोग आजकल। गांधी जी तत्कालीन शिक्षा पद्धति के आलोचक थे, क्योंकि उसमें केवल रटने पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, जो तत्कालीन शिक्षा थी उस समय के लोग केवल रटने पर ध्यान देते थे। आज भी कई लोग 80% लोग रटने पे ही ध्यान देते हैं, फेल हो जाते हैं। ठीक है, उनका मानना था कि ऐसी शिक्षा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में बाधक है। वे चाहते थे कि शिक्षा बच्चों के स्वतंत्र विचार, नैतिकता, आत्मविश्वास और सेवा भावना को विकसित करे, ये चाहते थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन है, गांधी जी के चंपारण आंदोलन की किन दो सीखों का उल्लेख करें जो लेखक ने किया है, इन सीखों की उपयोगिता किया है। ठीक है, गांधी जी का बारे में ये बताना है कि उन्होंने कौन सी आंदोलन के समय कौन सा दो गो सीख दिया है, जो कि अभी लघु उत्तरी में भी आया था। ठीक है, तो इसको बढ़िया से बताते हैं। ठीक है, लेखक ने गांधी जी के चंपारण आंदोलन से प्राप्त दो महान शिक्षाओं का, ठीक है, दो महान शिक्षाओं का उल्लेख किया है। पहला है निर्भीकता और दूसरा है सत्य का आचरण। ठीक है, गांधी जी का विश्वास था कि सत्य का मार्ग अपनाने वाला व्यक्ति तभी सफल हो सकता है जब वह निर्भीक हो, निडर हो, सत्य के रास्ते पर है, मार्ग पे है, तो आपको निडर होना चाहिए। ठीक है, भयभीत व्यक्ति कभी भी अन्याय और अत्याचार का विरोध नहीं कर सकता। निर्भीकता मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने की शक्ति देती है। गांधी जी ने स्वयं अंग्रेजों के अत्याचारों का सामना बिना किसी भय के किया और किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उनकी निर्भीकता से हजारों लोगों में आत्मविश्वास और साहस का संचार हुआ। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण शिक्षा सत्य का आचरण है। गांधी जी केवल सत्य बोलने की बात नहीं करते, बल्कि अपने पूरे जीवन में सत्य का ही पालन करते हैं। ठीक है, पहला तो बात है आप निर्भीक होइए, सत्य के प्रति आप चल रहे हैं रास्ते पे, तो आप निडर होकर चलिए, किसी से नहीं डरना है। और दूसरा यह है कि सत्य का आचरण छोड़ना नहीं है, हमेशा सत्य ही बोलना है। ठीक है, और सत्य ही रहना है। वे बिना सत्य की जांच किए किसी बात पर विश्वास नहीं करते थे। महात्मा गांधी, उनके अनुसार सत्य ही विश्वास, न्याय और मानवता का आधार है। यदि समाज से सत्य समाप्त हो जाए तो लोगों का एक दूसरे पर विश्वास भी समाप्त हो जाएगा। अब सत्य कोई बोलता नहीं है, बार बार झूठ बोलता है, तो आपको उस पर विश्वास होगा? नहीं होगा, विश्वास भी खत्म हो जाएगा सत्य के साथ साथ, है ना। आज के समय में भी गांधी जी की ये दोनों शिक्षाएं अत्यंत प्रासंगिक हैं। भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ और अन्याय जैसी समस्याओं का समाधान सत्य और निर्भीकता के मार्ग पे चल के ही किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को इन आदर्शों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ठीक है, सत्य और निर्भीकता दो चीजें आपको अपनानी चाहिए, ताकि आप जीवन में सफल हो सके, आगे बढ़ सके, और जो लोग गलत कर रहे हैं उसका आप विरोध भी कर सके। ठीक है, ये होता है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बहुत ही जबरदस्त। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है, ये थोड़ा सा हम लिखना भूल गए कि कितने ईस्वी में पूछा है, लेकिन कई बार पूछा है, बहुत सारे ईयर में आया है क्वेश्चन। ठीक है, यह पाठ आपके समक्ष कैसे प्रश्न खड़ा करता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। ओ सदानेरा पाठ हमारे सामने अनेक सामाजिक, पर्यावरणीय तथा नैतिक प्रश्न खड़े करता है। लेखक ने चंपारण क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, नदियों, जंगलों और वहां के जनजातीय का जनजीवन का चित्रण किया है। ठीक है, उन्होंने यह बताया है कि मनुष्य अपने स्वार्थ के कारण प्रकृति का लगातार दोहन कर रहा है। ठीक है, उन्होंने बताया कि वहां के जो लोग हैं लगातार धरती को खोद रहे हैं। ठीक है, उसमें पेड़ों को काट रहे हैं, जिसके कारण नदियां जो है बहुत ज्यादा बाढ़ का रूप ले रही है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा परिणाम पर्यावरण असंतुलन, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के रूप में सामने आता है। ठीक है, जितने पेड़ काटेंगे पर्यावरण में असंतुलन फैलेगा और बाढ़ जैसी समस्या आपके सामने आएगी, जो कि आ रही है। ठीक, पाठ यह प्रश्न उठाता है कि क्या केवल विकास के नाम पर वनों की अंधाधुंध कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का विनाश उचित है? ठीक है, यह पाठ समझाता है कि ये उचित बिल्कुल नहीं है कि आप विकास के नाम पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करें और कहेंगे कि अरे ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोग का विकास नहीं होगा। नहीं, बहुत गलत बात है। ठीक है, पेड़ों के कटने से मिट्टी का कटाव बढ़ता है, नदियों का जल स्तर ऊंचा हो जाता है और बाढ़ जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा नुकसान गरीब किसानों और सामान्य लोगों को उठाना पड़ता है। जब बाढ़ आ जाता है, जल स्तर बढ़ जाता है, तो खेती करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जिसको दिक्कत किसको होती है उससे?
तो गांव के आम लोगों को होती है, नॉर्मल नॉर्मल जितने लोग होते हैं उन सभी लोगों को दिक्कत होती है, किसानों को दिक्कत होती है, ठीक है, गरीबों को दिक्कत होती है, बहुत परेशानी झेलना पड़ता है। आजकल बाढ़ चारों तरफ इतना ज्यादा आ गया है, पेड़ों की कटने की वजह से ही ये बाढ़ आया, ठीक है। आप हर जगह आसपास देखेंगे तो गाँव में, पूरा गाँव में पानी भर चुका है। लोग जो है ना वो खाना नहीं बना पा रहे हैं, कहाँ बनाए, ना चूल्हा पे बना सकते हैं, ना गैस पे बना सकते हैं, सब तो एकदम पानी भरा हुआ है, घुटना तक पानी भरा हुआ है। कोई औरतें अपने बच्चे को बांध कर, रस्सी से बांध कर रखती हैं कि कहीं मैं सो जाऊं तो वो गिर ना जाए। कभी कभी कई गो सांप वहां पे आ जाते हैं घरों में। सोचो आप वहीं पे सोए हैं, पानी पूरा भरा हुआ है पूरा 24 घंटा, और उसमें सांप कोई आ गया, अब आप क्या करेंगे, है ना। कोई होता है मार देता है, कोई होता है डरता है उससे, ठीक है, कई कई कोबरा भी आ जाते हैं जो कि एक बार काट दे तो आप मर जाएंगे। तो ये सब दिक्कत होती है, सब सब का कारण क्या है, इन सब का कारण नरेंद्र मोदी है। हाँ वो तो है ही, वो तो सबसे बड़ा है। उसके बाद पेड़ों की कटाई है, ठीक है, पेड़ों की कटाई है, नहीं होता है एक मीम में कहते हैं, इस सब का कारण नरेंद्र मोदी है। यह पाठ हमें यह भी सोचने के लिए प्रेरित करता है कि यदि मनुष्य समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए गंभीर प्रयास न करेगा तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भयंकर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए वृक्षारोपण, जल संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित उपयोग समय के सबसे बड़ी आवश्यकता है, ठीक है। अच्छे से वृक्षारोपण करें, बहुत सारे वृक्ष लगाएं, जल को संरक्षित करें, बचा कर रखें, और प्राकृतिक संसाधनों को भी बचा के रखें, इसी की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही यह पाठ हमें सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराता है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे तथा प्रकृति के साथ संतुलित जीवन जीने का प्रयास करे, ठीक है। यानी कि हमेशा आपको अच्छा जीवन जीना है, ठीक है, प्रकृति के साथ रहना ही नहीं कि प्रकृति को विनाश करना नहीं, प्रकृति को बचा के रखना है, जल संरक्षण करना है। पेड़ कम हो गए, वृक्षारोपण करो। मेरे गांव में आइएगा ना तो इतने सारे पेड़ है ना कि आपको आते ही मन खुश हो जाएगा, एकदम छाया ही छाया दिखाई देती है, एकदम मस्त लगता है, ठीक है। तो खैर यहाँ तक आप सभी का एकदम बढ़िया से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने इस पार्ट से बन रहे थे, जो भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी को एकदम बढ़िया से बता दिया है। आशा करते हैं आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक बार कर लीजिए, ठीक है। ये मेरा चैनल है, ठीक है, मैं चिल्लाता हुआ नजर आऊंगा आप सभी को, ठीक है। तो ये मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है उसको आप टच कर दीजिए, ठीक है। बेल आइकन को आप टच कर दीजिए, इससे क्या होगा कि जितने भी वीडियोस होंगे आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर एक नए चैप्टर के साथ, उसका एकदम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इस चैनल पे अभी फिलहाल केवल खाली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा, अगले ईयर से मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। परीक्षा का बहुत कम समय बचा है, तो अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और एकदम अपना कार्य करते रहिए। आपका कर्तव्य यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, बाय बाय।